Hi students, welcome back. Today we will discuss the next process associated with the human digestive system, that is the process of assimilation. So far we have discussed the processes, that is the enzymatic reaction, absorption, and today this one is the last process, assimilation and defecation. दोनों को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन के एंड में या मिडिल में कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे जो मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्वेश्चन क्या है, उनके आंसर भी मुझे देने हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से ये है कि जब पर्सन कहीं पैथोलॉजिकल कंडीशन में या बीमार होता है, फीवर होता है, तो उसको खाना खाने का मन जो है वो क्यों नहीं करता है। दूसरा, क्या ज़्यादा शुगर लेने से बॉडी में कहीं पे कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है या किसी तरह का कोई सिस्टम जो है उस पर फ़र्क पड़ सकता है। तीसरा जो है सबसे स्वीटेस्ट, अगर हम मान के चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्रिहाइड स्वीटेस्ट है, क्या उससे भी स्वीटेस्ट कोई चीज़ इस वर्ल्ड में है। ठीक है, इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हम लास्ट में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, असेमिलेशन का प्रोसेस। असेमिलेशन के प्रोसेस को एक जनरल ओवरव्यू में देख लेते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी मोनोमेरिक यूनिट्स एब्जॉर्ब हुई हैं वो कहाँ जा रही हैं। हमने क्या किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज जैसी मोनोमेरिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, फैट्स फैटी एसिड में। हालांकि उनकी ऑब्जर्वेशन हम कर चुके हैं, फैट्स की थोड़ी सी अलग है, उसको एक तरफ रहने दें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे ये सारे के सारे मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं कहाँ जा रहे हैं, थ्रू ब्लड सीधे जा रहे हैं। कहाँ, लीवर में। ब्लड के थ्रू जो जा रहे हैं दैट इज एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू, जो हेपेटोपोर्टल सिस्टम है जिसमें डायरेक्ट इंटेस्टाइन से जितनी भी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं वो पहले लीवर की तरफ जाती हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू, जो हार्ट से होके नहीं गुजरता है। तो लीवर आगे फाइनल करता है कौन सी मोनोमेरिक यूनिट का फेट क्या फाइनल होना है, उसको कहाँ भेजना है, स्टोर करवाना है या क्या करना है। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं। अब ये तो एक जनरल ओवरव्यू था, अब हम देख लेते हैं किसका, असेमिलेशन कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मोनोमेरिक यूनिट जो है, तो कार्बोहाइड्रेट टूटती है तो सबसे छोटी यूनिट्स उनकी क्या बनती हैं, ग्लूकोज बनती है, गैलेक्टोज बनती है एंड फ्रुक्टोज बनती है। फ्रुक्टोज स्वीटेस्ट शुगर है। हालांकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज दोनों कन्वर्ट होती हैं तो ग्लूकोज में तब्दील हो जाती हैं। अब यही ग्लूकोज जो है, जो बॉडी में आया है, इसका क्या फेट होना है, ये ग्लूकोज कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। तो लीवर क्या करता है, इसी ग्लूकोज को जो इसमें आया है इसको ब्लड में जो है भेज देता है एज अ ब्लड शुगर। तो कितनी रहती है ये ब्लड शुगर जो है एक पर्सन की, ये कहता है 80 से लेके 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, इतना जो है ये वॉल्यूम रहता है। अगर ये वॉल्यूम कहीं 180 प्लस 180 या 200 तक रीच कर जाए तो हम क्या क्या कहते हैं कि हाई शुगर है। हाई शुगर दैट इज, हाँ, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं उसको, कंडीशंस को अगर यूरिन में अपीयर, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन को कहते हैं। डायबिटीज कहेंगे अगर इस पर्सन को कंटिन्यूस जो है शुगर का लेवल इस तरह रहता है तो उसको डायबिटिक कहते हैं, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर ये शुगर में अपीयर होती है तो ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। तो ये ब्लड में चली आई शुगर, और कुछ शुगर ग्लूकोज को जो है, ये तो एक आ गई कहाँ, इसको दे दिया गया है ब्लड को, दूसरी मसल्स को भी जो है फंक्शन के लिए दी जाएगी। ठीक है, अब ये ग्लूकोज का फेट क्या है, ब्लड में चलेगी तो ग्लूकोज क्या काम करेगी, ग्लूकोज एटीपी प्रोडक्शन कर रही है, मतलब ग्लूकोज एनर्जी दे रही है, एनर्जी का सोर्स है। कैसे है, देखिए जितना भी जो है वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो जब सेल्स तक पहुंचेंगे तो सेल के अंदर जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है। तो ग्लूकोज में जो एटीपी प्रोडक्शन हो रही है ग्लूकोज के थ्रू, कहने का मतलब कि ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है बाय द प्रोसेस दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है। तो यही ग्लूकोज जब टूटता है एनर्जी देता है। ये तो बात हुई कि जब आपने सर्टेन अमाउंट में ग्लूकोज कंज्यूम करा है। अगर आपने ग्लूकोज एक्सेस में ले लिया है
ठीक है, ग्लूकोज आपकी जरूरत से ज्यादा है। मैं अगर स्टोरेज की बात करूं तो ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, ये अलग अलग वॉल्यूम्स में स्टोर होता है। लीवर में ये तकरीबन यही ग्लाइकोजन जो है, लीवर की बात करें तो ये 100 ग्राम्स लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यही अगर हम मसल्स की बात करें तो ये तकरीबन 200 ग्राम्स जो है वो मसल्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो हम नॉर्मल भी बात करें, एक पर्सन अगर नॉर्मल हम बात करें तो तकरीबन उसमें 300 ग्राम्स जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, जो उसके कम से कम 10 से 15 आवर्स जो है सफिशिएंट है उसकी बॉडी की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट के लिए। 300 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, 10 से 15 घंटे उसकी बॉडी जो है उसके ऊपर उसकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट के लिए इनफ है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये ग्लाइकोजन जो है ये स्टोरेज हो गई आपकी, लीवर में भी चला गया, मसल्स में भी चला गया। तो जब आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर रही है, ग्लूकोज अंदर नहीं आ रहा है, तो यही ग्लाइकोजन वापस टूटेगा और आपकी बॉडी में वापस ग्लूकोज बना देगा। द प्रोसेस विल बी नोन एज ग्लाइकोजेनलाइसिस। ग्लाइकोजेनलाइसिस प्रोसेस के थ्रू दोबारा से टूट के ये आपको ग्लूकोज बना देगा। ग्लूकोज फिर से एनर्जी का प्रोसेस चलेगा। तो कहने का मतलब, जब आपने फूड कंज्यूम किया तो इस ग्लूकोज को अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं, इंसुलिन की बड़ी जरूरत रहती है। इंसुलिन उस एक्सेसिव शुगर को जो है वो एडजस्ट करवाती है। इंसुलिन का काम ये है, अगर इंसुलिन काम नहीं करेगी तो डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, एक्सेस में शुगर बॉडी में होगी, और एक्सेस में शुगर अगर बॉडी में होगी, मैंने आपसे पहले कहा, मैं क्वेश्चन था वहां पे एक्सेस में शुगर जो है वो ब्लड वेसल्स को, जो स्पेशली ऑक्सीजन कैरी करती हैं, उनको डैमेज करती है। वो चाहे फिर वो किडनी को डैमेज करे, ठीक है, चाहे ब्रेन में करे, चाहे वो कहीं आईज में करे, जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डैमेज कर सकती है। तो इंसुलिन इस ग्लूकोज को एडजस्ट करती है। दूसरी चीज, जब ग्लाइकोजन टूट के वापस ग्लूकोज बनेगा, इसके लिए भी हार्मोन है, दैट इज ग्लूकेगॉन। ये बीटा सेल से पैनक्रियाज के रिलीज होता है और इंसुलिन अल्फा सेल से रिलीज होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये मैं कह रहा था, ग्लूकोज एक तो एनर्जी के पर्पज से है। ठीक है, ग्लूकोज एनर्जी दे रही है। एक्सेस में ग्लूकोज स्टोर होके आपका जो है बॉडी का स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिजर्व है, दैट इज ग्लाइकोजन। ठीक है, अब अगर ये ग्लूकोज कहता है कि बॉडी में एक्सेस में होगा, मतलब आपकी जो आपने कंज्यूम किया है उससे ज्यादा लेवल का होगा, तो यही ग्लूकोज आपका जो है वो फैट्स बन जाएगा। ठीक है, यही ग्लूकोज एक्सेस में होगा तो ये फैट्स बन जाएगा, दैट इज लिपोजेनेसिस करेगा। ठीक, अब ग्लूकोज जो है बॉडी में है और वो यहां यूटिलाइज हो गया, एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो गया, वापस ब्रेकडाउन होगा, फिर एनर्जी देगा आपको। ये प्रोसेस तो चलेगा। अब ग्लूकोज जो है, जो एनर्जी का सोर्स है, दैट इज ग्लूकोज, तो इसको अगर हम कहें कि इससे फर्दर ग्लूकोज आपका क्या काम करने वाला है, तो ग्लूकोज जो है वो मेनली, और यही एक्सेस में ग्लूकोज मैंने कहा आपको क्या कर देगा, ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज लिपोजेनेसिस। और ये फैट जो है कहीं पे भी स्टोर हो जाएगी, जैसे एडिपोज टिश्यूज वगैरह में। ठीक है, तो ग्लूकोज का फेट कुछ इस तरह से फाइनल रहता है। नेक्स्ट जो इसमें एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, हाँ एक चीज मैं कह रहा था कि क्या ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट ही सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, तो आंसर है नहीं। देखिए, कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो बहुत ज्यादा स्वीट हैं। ठीक है, और उनमें से एक प्रोटीन जिसका नाम है थाउमेटिन, ये सुक्रोज से तकरीबन 2000 गुना ज्यादा स्वीट है। कितनी? 2000 टाइम्स
मोर स्वीटर। थाउमेटिन एक प्रोटीन है भाई, याद रखिएगा, ये 2000 गुना जो है वो ज्यादा स्वीट है। और एक और चीज है, दैट इज लुगडुमेन। ये ग्वानाडीन है। ये मान के चलते हैं कि 3 एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि 3 लाख गुना जो है ये इससे ज्यादा जो है वो क्या है, लुगडुमेन जो है ग्वानाडीन है। ठीक है, ये 3000 गुना 3 लाख गुना जो है ज्यादा स्वीट है एज कंपेयर टू सुक्रोज। ठीक है, फ्रुक्टोज। तो थाउमेटिन क्या है, ये प्रोटीन है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शुगर सी स्वीट होती हैं, जैसे कुछ अमाइनो एसिड भी स्वीट हैं, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, सेरीन है, ये भी जो हैं स्वीट इन टेस्ट हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट दैट इज असेमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की मैंने कह दिया आपको कि मोनोमेरिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड है। ठीक है, अमाइनो एसिड इसकी बेसिक यूनिट है। अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये कैसे ब्रेकडाउन हुई, ये प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अमाइनो एसिड्स कहता है 20 अमाइनो एसिड्स टोटल होते हैं, बहुत सारे हैं जो हमारे काम के हैं। उनमें से 9 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में हैं। 11 अमाइनो एसिड्स को हमें बाहर से लेना पड़ता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को डाइट में। ठीक है, ये सारे अमाइनो एसिड 20 असेंबल्ड होंगे अलग अलग असेंबलेज में, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनाएंगे, चाहे वो प्रोटीन स्ट्रक्चरल हो, एंजाइमेटिक हो, किसी भी तरह की प्रोटीन हो। तो 20 अमाइनो एसिड्स, उनमें से 9 जो हैं वो हमारी बॉडी में हैं, 11 जो हैं हमें बाहर से लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जो है ये बेसिक यूनिट हमारे पास प्रोटीन की आई थी। अब ये अमाइनो एसिड क्या काम करता है, एक अमाइनो एसिड जो है ये भी एनर्जी देगा। ठीक है, एनर्जी के पर्पज से अमाइनो एसिड्स भी यूज होता है, प्रोटीन्स भी एनर्जी के पर्पज से यूज होती हैं। और ये क्या करती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं। क्या ये प्रोटीन्स जो हैं ये क्योंकि अमाइनो एसिड ही प्रोटीन बनाएंगे तो ये, और इसके बाद ये सेल्स में डिफरेंट एंजाइम्स फॉर्मेशन में भी प्रोटीन हेल्प करती है, यही अमाइनो एसिड से बनता है। इसी तरह स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी सेल में चाहिए, उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो अमाइनो एसिड से ही होगी। ठीक है, इसके अलावा यही अमाइनो एसिड्स जो हैं कुछ जैसे प्यूरिन बेसिस, परमेडेइन बेसिस, ये बनाने में भी जो है वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब अमाइनो एसिड कैसे यूटिलाइज होता है, यही अमाइनो एसिड में से डीएमिनेशन होती है, मतलब NH2 पार्ट रिमूव होता है। ठीक है, NH2 पार्ट रिमूव होगा तो फिर ये यूटिलाइज होगा। ये हो सकता है अगर अमाइनो एसिड एक्सेस, देखिए बॉडी में अमाइनो एसिड स्टोर नहीं हो रहे हैं, स्टोर होंगे तो वे पैथोलॉजिक कंडीशन लेके आ जाएंगे। ठीक है, स्टोर नहीं, स्टोर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हो रहे हैं जो एनर्जी का सोर्स है, तो ये स्टोर होंगे तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन जैसी जो है वो डिजीज काज कर देंगे। तो ये अमोनिया जो है वो रिमूव होगा डीएमिनेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो यही कन्वर्ट होके हमारा जो है वो लीवर इसको कन्वर्ट करके जो है वो यूरिया बना देगा, जो हम यूरिन में जो है उसको पास आउट कर देंगे। दैट्स वाई हम यूरियोटेलिक हैं। ठीक है, डीएमिनेशन हुई। इसके अलावा अगर अमाइनो एसिड डीएमिनेशन होके एक्सेस में हैं तो यही अमाइनो एसिड जो हैं वो फर्दर क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज ग्लाइकोजन बना देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ये हम पढ़ चुके हैं नए तरीके से ग्लाइकोजन का बनना, जैसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स में भी बदल सकते हैं और ये डीएमिनेट होके फैट्स भी बना सकते हैं, दैट इज लिपोजेनेसिस। तो यही डीएमिनेट होके ग्लाइकोजन बना रहे हैं। ठीक है, यही जो है आगे यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, तो लिपोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है फैट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का सोर्स तो ये है ही है। ठीक है,
और इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी, तो ये एक्सेस में जब होगा तो ये फैट्स जो है बॉडी में स्टोर हो जाएगा कहीं, ठीक है जी। तो ये थी बात कि इसकी प्रोटीन की, कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड जो हैं वो कैसे यूटिलाइज होते हैं, कैसे एनर्जी, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, एंजाइम्स वगैरह की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज कैसे करते हैं, ठीक। तो डीएमिनेशन होके जो है ये अमोनिया बनता है, अमोनिया से फिर जो है लीवर इसको यूज करके जो है वो यूरिया बनाता है और हम यूरियोडेली कहलाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट रहा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे शॉर्ट। फैट्स हम जानते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बने हैं। ये फैट सीधा सीधा एक बात तो हम कर लें कि ये एनर्जी का सोर्स है, बस। एक्सेस में फैट्स होंगे तो वो स्टोर हो जाएंगे। ये सेल मेम्ब्रेन में भी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड्स वगैरह जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी है। तो ये एनर्जी का सोर्स भी हैं, ये स्टोरेज भी करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी जो है वो हेल्प करते हैं। क्या? फैट्स। एक्सेस में फैट्स होंगे तो ये सबक्यूटेनियस लेयर में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यूज में भी स्टोर होंगे, ये मेजेंट्रीज में भी स्टोर होंगे, और ये कुछ ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी होंगे, जैसे आईज में रहते हैं तो ये कशन का काम करेंगे। तो इस तरह से फैट्स जो हैं वो फैट्स भी, हाँ मैंने क्या कहा कि फैट्स जो हैं ये भी कन्वर्ट होके ग्लाइकोजन बना सकते हैं, जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस था, ठीक है। तो ये बात थी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो हैं वो किस तरह से बॉडी में जो है वो असेंबल हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए तो हम कर लेते हैं लास्ट पार्ट, दैट इज फिशेस, स्टूल्स और फीकल मैटर, ठीक है, जिसको हम लेट्रिन भी कहते हैं। तो ये फिश जो अनडाइजेस्टेड या इनडाइजेस्टेड मटेरियल था, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, मैटर या इनडाइजेस्टेड, जो क्या था, जब हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो फूड एब्जॉर्ब हो गया, जिसको हम क्या रहे थे, ठीक है, यहां से अनडाइजेस्टेड फूड जो था, जो तो इसमें से क्या एब्जॉर्ब हो गया था, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब हो गए थे। अनडाइजेस्टेड कंटेंट जो आगे आ रहा था वो कायम से कहां आ गया था, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही ये कॉलन में पहुंचा, इसमें फर्दर वाटर का एब्जॉर्बेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वहां पे हमने प्रोसेस भी पढ़ा था जिसमें बैक्टीरिया जो हैं, इशेरिशिया कोलाई जो है, विटामिन B12, थायामीन, B1, B2, राइबोफ्लेविन वगैरह जो है उनकी सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये कॉलन में पहुंचता है, सारे का सारा फूड, कहता है कि ये 24 से 36 आवर्स तक लग सकते हैं जो है एम्प्टिंग में। तो इस प्रोसेस में कॉलन में फूड जब पहुंचता है तो वो फूड उसके बाद अनडाइजेस्टेड कंटेंट जो है जब वो पहुंचता है आगे रेक्टम में, रेक्टम एक्सटेंड करता है और रिफ्लेक्सेस ब्रेन की तरफ जाते हैं, ठीक है। रेक्टम से जो है वो रिफ्लेक्सेस ब्रेन की तरफ जाते हैं, और यही रिफ्लेक्सेस जो हैं, डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस ब्रेन की तरफ जाते हैं। देन अ पर्सन इज गोइंग टू शो द अर्ज, वो डिफिकेट करने का अर्ज उसमें जनरेट होता है। और उस टाइम पीरियड में हमने पढ़े थे कि स्पिंक्टर मसल्स काम करते हैं, इंटरनल स्पिंक्टर मसल, एक्सटर्नल स्पिंक्टर मसल। तो इंटरनल स्पिंक्टर मसल जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, उसके बाद पर्सन जो है डिफिकेशन के प्रोसेस में एब्डोमिनल मसल, फ्रेनिक मसल्स वगैरह यूज करता है, देन डिफिकेट करता है, अनडाइजेस्टेड कंटेंट को जो है बाहर फेंकता है। बच्चों में जो है ये वॉलंटरी जो एक्सटर्नल मसल्स होते हैं ये वर्क नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। तो रेक्टम में जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड कंटेंट पहुंचता है, रेक्टम से रिफ्लेक्सेस ब्रेन की तरफ जाते हैं और पर्सन डिफिकेशन करता है, डिफिकेट करता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को जो है पर्सन वो बाहर डंप करता है। हाँ, कुछ लोग इस कॉलन सेक्शन में बहुत टाइम पीरियड तक, स्पेशली बच्चे, वो क्या करते हैं, उनका फेवरेट कोई कार्टून लगा हो, कोई मूवी लगी हो, तो वो बाहर नहीं जाते हैं डिफिकेशन के लिए। मैक्सिमम टाइम तक वो क्या करते हैं, या वो पानी बहुत कम पीते हों, तो वो क्या करते हैं कि स्टूल्स को पेट में ही रोक के रखते हैं,
उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टूल्स हार्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का काम था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर और आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उनको जो है एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पे जब स्टूल्स हार्ड हो जाएंगे, पास करना उसको मुश्किल हो जाएगा, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज बोलते हैं जिसको, ठीक है। कॉन्स्टिपेट कर जाएगा पर्सन को, जो है वो स्टूल्स पास करने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि डिफिकेशन जो है, जो फिकल मैटर या स्टूल बाहर जनरेट हुआ है, ये स्टूल बेसिकली क्या है, ठीक है। फिकल मैटर में क्या है, फिकल मैटर जो है वो तकरीबन एक पर्सन जो है वो 150 ग्राम पर डे जनरेट करता है। इतना ये फॉर्म करता है, 150 ग्राम जो है। अब इस फिकल मैटर में है क्या, स्टूल्स में क्या है? स्टूल्स की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 65 से 75% तक कहता है इसमें क्या है, वाटर ही है। जो अनडाइजेस्टेड कंटेंट बाहर आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। 25 से 35% तक कहता है कि सॉलिड कंटेंट है इसमें। सॉलिड कंटेंट क्या है उसको फर्दर सब डिवाइड अगर हम करें तो 30% तक जो है इसमें तकरीबन क्या रहता है, इसमें 30% तक जो रफेजेस वगैरह रहती हैं, 30% तक रफेजेस रहती हैं, और 30% तक इसमें जो है डेड बैक्टीरियाज होते हैं। डेड बैक्टीरियाज 30% तक रफेजेस और 30% तक इसमें क्या रहते हैं, डेड बैक्टीरियाज रहते हैं। इसके अलावा 10 से 20% तक इसमें रहता है क्या, इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें 2 से 3% तक रहती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो रफेजेस हो गई, डेड बैक्टीरियाज हो गए, इनऑर्गेनिक मैटर हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, इसमें 10 से 20% तक इसमें फैट्स भी हैं। और स्टूल्स का कलर जो आप देख रहे हैं, जो ब्राउन कलर देख रहे हैं, द कलर ऑफ स्टूल इज ड्यू टू स्टर्कोबिलिन और स्टर्कोबिलिनोजन, जो स्टूल्स का कलर देते हैं। इसी तरह यूरिन का कलर भी है यूरोक्रोम पिगमेंट्स की वजह से। ये भी पिगमेंट्स हैं, ये कहां से हैं, ये बाइल पिगमेंट से बनी हुई है। और वो कहां से बनी है, वो हमने देखा था कि जब आरबीसी टूटते हैं तो हेमोग्लोबिन से उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यही कलर देती हैं। अब फोल स्मेल या ऑर्डर क्यों है, कहता है जो फोल स्मेल है वो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन की वजह से है, बैक्टीरियाज की वजह से है। और जो ओडोरीफिरस सब्सटेंसेस हैं या ओडोरीफिरस इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जो स्टूल्स में होते हैं, उनमें हम लिख देते हैं हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक है। इसी तरह उसमें मीथेन रहता है, ठीक है। इसी तरह इसमें जो है मरकैप्टेन्स, हाइड्रोजन सल्फेट, मीथेन, मरकैप्टोन, ठीक है। उसके बाद इंडोल रहता है, स्केटोल रहता है। तो ये सब्सटेंसेस हैं जो फोल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो पर्सन डिफिकेशन के लिए जाता है और डिफिकेशन में इतना वाटर, इतना सॉलिड कंटेंट, उसमें इस तरह से फर्दर जो है ये चीज़ों की डिवीजन होती है और अनडाइजेस्टेड कंटेंट जो है वो बाहर आता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी हम बात कर रहे थे कि जब फीवर हाई होता है तो पर्सन को भूख क्यों नहीं लगती है। देखिए, हाई फीवर का क्या मतलब है, हाई बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो भूख का सेंटर है, एपिटाइट सेंटर जो है ये शट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने के 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही तो टेम्परेचर होगा, 98.4 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाएगा तो हम फीवर कहेंगे। 100 हो गया, 104 हो गया, तो वो क्या करता है, इस सेंटर को बंद कर देता है। दूसरा मैं कह रहा था स्टेटी सेंटर, जो हंगर का सेंटर है, इसको हम
हंगर सेंटर कहते हैं, स्टेटी, ये हाइपोथैलेमस में लोकेट करता है, ठीक है। ये हंगर सेंटर है, इसको स्टेटी सेंटर बोलते हैं, ये हाइपोथैलेमस में लोकेट करता है, ठीक है। मैं कह रहा था कि ज़्यादा एक्सेस में ग्लूकोज लेंगे तो क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा। जैसे मैंने आइज के केस में बताया था, रेटिनोपैथी जो है, सो स्वीटर सब्सटेंस की भी हमने बात कर ली, हाई फीवर की भी बात कर ली, कॉन्स्टिपेशन का बात भी कर लिया, और मैंने कहा कि रेक्टम कभी पेरिस्टाल्सिस नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। रेक्टम नेवर शोज पेरिस्टाल्सिस, रेक्टम कभी भी पेरिस्टाल्सिस शो नहीं करता है, ठीक है। और ये डिफिकेशन रिफ्लेक्स होता है रेक्टम का, जिसका सिग्नल ब्रेन में जाता है, तभी पर्सन जो है वो क्या करता है, एक्सक्रीट का डिफिकेशन करता है। तो हमने कहा था कि ग्लाइकोसूरिया जो है, जब यूरिन में ग्लूकोज पास होगा, उस कंडीशन को हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो जो है नॉर्मल हाई ग्लूकोज में मैंने बता दिया 180 से 200 के ऊपर जाएगा, तब हम उसको कहेंगे कि ये हाई ग्लूकोज का लेवल है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें था चलिए, तो यही था लास्ट आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड पार्ट, जिसमें असेमिलेशन ऑफ डिफरेंट फूड और डिफिकेटेड सब्सटेंसेस जो हैं वो कैसे जो हैं बाहर आती हैं, और डिफिकेशन का सेंटर जो है वो ब्रेन कंट्रोल करता है। डिफेक्शन, जब डिफिकेशन रिफ्लेक्सेस जो हैं रेक्टम पे प्रेशर डिस्टेंशन होने की वजह से, जब स्टूल्स जब वहाँ अनडाइजेस्टेड कंटेंट रेक्टम में पहुँचता है, डिस्टेंशन होती है, वो सिग्नल्स ब्रेन की तरफ भेजता है, तब पर्सन को आ जाती है डिफिकेट करने की। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें एक और रह गया है, जो है एनाटॉमी रह गई है हमारे डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल की, उसको लास्ट टॉपिक है, उसको हम करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।